हाँ जी भाई, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे। सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने ऐप, अपने हरियाणा जीके की क्लास में, करियर विल ऐप पे, है ना। नमस्कार बेटे, नमस्कार, सौरभ, सोनम, विनोद, रोहित, सोनू, जिनका भी नाम नहीं ले पा रहा हूँ सभी को गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। वालों, मॉर्निंग ही रखा करो जीवन में, इवनिंग और आफ्टरनून तो आना ही नहीं चाहिए। नमस्कार भाई, नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार। ठीक है, जीवन में कभी भी इवनिंग और आफ्टरनून तो आना ही नहीं चाहिए। हाँ जी बच्चे, माफी चाहूंगा, साउंड एंड वीडियो क्लियर है। एक्चुअल में, चलो, वो भांजा भांजे आए हुए हैं घर में, और कल स्टूडियो शिफ्ट करा था, तो यहाँ इसका जो पेन होता था वो गायब मिला है। तो ये घर में ना कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सभी के साथ होती हैं, तो वही देखने गया था, नहीं मिला है। एनीवेज, कोशिश करता हूँ मैं किसी और मार्कर से ही यहाँ पे पढ़ाया जाए। चलेगा बच्चे, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। राम राम भाई, राम राम, राम राम। चलो, लास्ट क्लास में कुछ बच्चों, बैकग्राउंड चेंज करूं, बैकग्राउंड चेंज करा जाए, ये भी मुद्दा आपका ठीक है। बैकग्राउंड भी चेंज करा जाएगा भाई, एक मिनट रुको। चलो, तो एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड ही नहीं, आपको हेल्प हो जाएगा। नोट फाइल, चलिएगा बच्चे, स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास। यही सही है, यही सही है। अरे यही दिक्कत होती है, यही दिक्कत होती है ना। बैकग्राउंड चेंज करा जाए, ये ओके है, बोलो फटाफट। ये परफेक्ट है बच्चे, एक लाइट कलर पे ही अपना डार्क कलर का कॉम्बिनेशन आपको परफेक्टली दिख पाता है। चलो वाइट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वाइट कर लेता हूँ। चलेगा, तो बच्चे स्टार्ट कर रहा हूं हिस्ट्री ऑफ हरियाणा से। मैं कह रहा हूं हिस्ट्री से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। इसका कारण क्या है, काफी बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि लास्ट बैच में आपने हिस्ट्री कराई थी ना, वो बहुत अच्छे से समझ में आई है, और सर उसी को दोबारा स्टार्टिंग में करा देना, हमारी रिवाइज हो जाएगी, हमें अच्छे से रट जाएगा, है ना। तो हिस्ट्री ऑफ हरियाणा से ही आज मैं आपको स्टार्ट कराने वाला हूं। अब की बार सिलेक्शन पक्का है, उम्मीद मैं भी यही रखता हूं भाई, यही हमारी कमाई है, जितने ज्यादा बच्चे सिलेक्शन ले पाए। चलेगा, हरियाणा का इतिहास। हरियाणा का इतिहास बेटे बहुत गहरा है, और जितना भी पढ़ा जाए, देखो वास्तविकता ये है कि हरियाणा जो है
इतिहास की ही मैं बात करूं तो आप 400 घंटे तक भी पढ़ सकते हो, इतनी ज्यादा गहराई भी है। लेकिन हमें वो डाटा नहीं करना है जो कि मतलब समय व्यर्थ नहीं करना है। जितना मोर देन सफिशिएंट है, जितना भी आपको इस बैच में कराया जाएगा वो किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। भाई एक काम करो, एडजस्ट करो, बस ओके है। अब कोई मत बोलना, ठीक है। इतनी सारी डिमांड आती है, अब कहां कहां से डिमांड पूरी होंगी भाई। चलो तो स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैं हरियाणा में सबसे पहले आप सभी को कहना चाहूंगा, संगीत। संगीत, हरियाणा में संगीत कब आया, यहां से कहानी शुरू होती है। एक्चुअल में कहानी शुरू होती है बेटे दूसरी शताब्दी से। दूसरी शताब्दी से देखिएगा, हरियाणा में संगीत कब आया, मुद्दा ये है। और संपूर्ण हरियाणा में संगीत कब आया। भाई हरियाणा में संगीत की बात चल रही है तो इसको मैं दो प्रकार से डिफाइन करूंगा, है ना। दूसरी शताब्दी में होता क्या है, दूसरी शताब्दी में हरियाणा से, दूसरी शताब्दी में हरियाणा के सुग से, हरियाणा में कहां पे, वाईनगर यानी यमुनानगर। और यमुनानगर में एक गांव है, आप सभी को बखूबी पता है, डिस्ट्रिक्ट में भी लास्ट बैच में मैंने लिखवाया था, सुग गांव में। यहां पे क्या मिलता है, यहां पे बेटे बैलगाड़ी मिलती है। यहां पे क्या मिला है, बैलगाड़ी मिली है, एक बैलगाड़ी मिलती है। और साथ में प्लस कुछ वाद्य यंत्रों के अवशेष, मैं आपको कह रहा हूं कुछ वाद्य यंत्रों के अवशेष। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। हरियाणा के यमुनानगर के सुग में क्या मिलता है, एक बैलगाड़ी और कुछ वाद्य यंत्रों के अवशेष। अब देखो कुछ वाद्य यंत्रों के अवशेष जो मिले हैं, कुछ वाद्य यंत्रों के अवशेष जो मिले हैं, यहां से एक एस्टिमेशन लगा सकते थे इतिहासकार कि हरियाणा में संगीत आ गया है। लेकिन मेन यहां पे बेटे बैलगाड़ी मिल गई साथ में। क्या मिल गई है, बैलगाड़ी मिल गई है ना। अब जब बैलगाड़ी मिल गई है तो मुद्दा क्या आता है, अब ये भी हो सकता है कि ये जो संगीत है, देखो यहां से पता लगा कि दूसरी शताब्दी में कि कहीं ना कहीं हरियाणा में संगीत था, लेकिन साथ में मिल गई क्या, बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी से क्या शो होता है, बैलगाड़ी से यही शो होता है कि हो सकता है ये कुछ लोग बाहर से भी आए हों, ये संगीतकार हों, घूमते फिरते हों, गाते बजाते हों और हरियाणा में आए हों और यहीं पे इनका अंतिम समय समीप आ गया हो और यहीं ये अवशेष और ये बैलगाड़ी रह गई हो। कि हो सकता है हरियाणा में उस समय संगीत ना हो और ये व्यक्ति बाहर के हों। इस बैलगाड़ी की वजह से ये कहानी, सारी एस्टिमेशन जो है इतिहासकार लगाते हैं। भाई रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ी सी शांति रखो। थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को होती है ना, फिर आप लोग बताने लग जाते हो। बहुत अच्छी बात है, काफी बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनको मुझसे ज्यादा जानकारी है, पर बेटे जितना थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मुझे पता है सिर्फ उसको सीखने की कोशिश करना। आप लोग जो अपनी जानकारी लिखते हो उन कमेंट्स को पढ़ने के चक्कर में बच्चों के डाउट छूट जाते हैं। तो रिक्वेस्ट है, अपना मैटर, अपना कंटेंट अपने पास रखें। देखिएगा, यमुनानगर में देर इज अ विलेज सुग, जहां पे क्या मिलता है, बैलगाड़ी, है ना। एक कार्ट मिलती है और कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के अवशेष मिलते हैं बेटे, है ना। तो वहां से हमें पता लगता है कि हरियाणा में दूसरी शताब्दी में संगीत जरूर था। हरियाणा में दूसरी शताब्दी में संगीत जरूर था, लेकिन वो हरियाणा का ही था या बाहर का था, ये कंफर्मेशन नहीं होती। अब दूसरा मुद्दा क्या है, दूसरा मुद्दा, हरियाणा के हर घर में संगीत है या नहीं। हरियाणा के, देखो मैं बल्कि उस मुद्दे को छोड़ के यही दो मुद्दे लिखना चाहूंगा। हरियाणा के हर घर में, हरियाणा के हर घर में संगीत है या नहीं, यहां पे क्वेश्चन मार्क रह जाता है। क्यों, क्योंकि बैलगाड़ी अगर यदि बाहर से आई हुई होगी तो हरियाणा के हर घर में संगीत नहीं होगा। दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा है, वो क्या है कि संगीत की कौन सी विधा थी ये नहीं पता लग पाता है।
संगीत किस प्रकार का था, है ना, किस प्रकार का था, ये भी यहां से नहीं पता लग पाता है। वाद्य यंत्र तो देखो अलग अलग संगीत की विधाओं के साथ बजाए जा सकते हैं, है ना, तो इसीलिए किस टाइप का म्यूजिक था वो भी हमें नहीं पता लग पाता है, और हरियाणा के हर घर में था या नहीं था ये भी हमें नहीं पता लगता है। कहने का अर्थ है दूसरी शताब्दी में हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पढ़ना है बेटे, हरियाणा में संगीत। और हरियाणा में संगीत की यदि मैं बात करूं तो हरियाणा में संगीत पहली बार कब आया, दूसरी शताब्दी में, परंतु ये नहीं पता लग पाया कि हर घर में संगीत था या नहीं था, या संगीत की कौन सी विधा थी। ये दोनों ही सवाल यहाँ अछूते रह जाते हैं, और इन दोनों ही सवालों का जवाब हमें जाके कहां पे मिलेगा, 9वीं शताब्दी में। कब मिलेगा, 9वीं शताब्दी में, 9th सेंचुरी। यहां मैं एक बात बताना चाहूंगा, दूसरी शताब्दी यानी 100 प्लस समथिंग, ठीक है, अगर ये 800 कुछ है यानी 800 समथिंग, 9वीं शताब्दी का मतलब होता है 800 कुछ, तो 800 कुछ में जाके हमें ये पता लग पाया, 9वीं शताब्दी में जाके ये पता लग पाया, जब हमें अग्रोहा से, हिसार से हमें कुछ चीजें मिलेंगी, वो क्या होंगी, जैसे ही हम 9वीं शताब्दी में आएंगे वैसे ही मैं आप सभी को बताऊंगा। फिलहाल मुझे बस ये बताइए कि यहां तक क्लियर है, क्या हर बच्चे को यहां तक क्लियर है कि दूसरी शताब्दी में क्या मिला, बैलगाड़ी और कुछ वाद्य यंत्रों के अवशेष कहां से मिले बच्चे, हरियाणा के यमुनानगर के सुग विलेज से, यानी सुग गांव से। ओके है यहां तक, यदि यहां तक ओके है तो फटाफट कंफर्मेशन दो। यस सर, ओके है सर। अर्जुन भाई तब से कह रहा है पेन से लिखो, भाई पेन है नहीं, पेन है नहीं अर्जुन, कल खरीद के लाऊंगा फिर लिखूंगा। चलो, क्या रब करा जाए, क्या नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाए, ओके है सर, ओके है, परफेक्ट है, चलेगा। अब देखिए ध्यान से, हरियाणा का शायद ही कोई पेपर ऐसा बचता हो जहां पे हर्षवर्धन से क्वेश्चन ना आता हो। हर्षवर्धन इतने बड़े राजा क्यों हुए, उन्हें इतना बड़ा ओहदा क्यों दिया जाता है, आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही यहां पे जानेंगे कि हर्षवर्धन को इतना बड़ा ओहदा क्यों दिया गया, क्या हर्षवर्धन की कहानी थी, और हर्षवर्धन से यहां मैं कोने में लिख रहा हूं बेटे, इसका कारण ये है कि ये कहानी शुरू होगी पुष्यभूति से, है ना, तो हर्षवर्धन की कहानी है ये, और यहां से इसको मैं डबल स्टार कर रहा हूं, और जो नया स्टूडेंट है उसको बता रहा हूं हरियाणा के पेपर में यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यानी आज की क्लास से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एप्रिसिएशन के लिए। कंटेंट आपको बेस्ट ही मिलेगा, निश्चिंत रहो, जितना अभी तक मिला है उससे अच्छा लेवल होता जाएगा, कुछ ना कुछ हर बैच में नई चीजें ऐड करता हूं मैं, तो आपको बेस्ट ही कंटेंट मिलेगा, निश्चिंत रहना। हर्षवर्धन की मैं बात करूं, देखिए मैं बात कर रहा हूं अब हरियाणा में छठी शताब्दी की, यानी छठी शताब्दी यानी 6th सेंचुरी, छठी शताब्दी। वंश कौन सा है, देखिए पुष्यभूति वंश, क्या मैं नाम लिख रहा हूं, पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश, और इस पुष्यभूति वंश से ही संबंध था हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन किस वंश के राजा थे, पुष्यभूति वंश के। मुद्दा यह है कि पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने करी, यह सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने करी, तो बेटे स्थापना पुष्यभूति ने ही करी थी। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने करी है, पुष्यभूति जी ने ही करी है, और ये कहानी है सारी कब की, छठी शताब्दी की। देखिएगा पुष्यभूति ने ही पुष्यभूति वंश की स्थापना करी है। दूसरा मैं यहां आपको बताना चाहूंगा एक और चीज की स्थापना करी है पुष्यभूति ने, और वो क्या है, थानेश्वर। देखो ये सारी कहानी है बेटे कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र आपको पता है, कुछ बच्चों को पता होगा कि कुरुक्षेत्र को थानेसर भी कहा जाता है, कुरुक्षेत्र को थानेसर भी कहा जाता है। चलो अच्छी बात है, नए वाले स्टूडेंट्स को भी बेस्ट डाटा मिलेगा, इतना श्योरिटी दे रहा हूं।
पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने करी। और थानेसर को बेटे पुराने टाइम में क्या कहा जाता था? स्थानेश्वर। तो स्थानेश्वर में आज के दिन भी वहां पे एक प्राचीन शिव मंदिर है। स्थानेश्वर का प्राचीन शिव मंदिर, यानी कुरुक्षेत्र का थानेसर वाला, है ना। स्थानेश्वर का प्राचीन शिव मंदिर जो है, स्थानेश्वर का प्राचीन शिव मंदिर जो है, इसकी स्थापना किसने करी? बेटे पुष्यभूति ने ही करी। स्थापना यानी, स्थापना नहीं कहूंगा बच्चे मैं, इसको मैं निर्माण कहूंगा। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? स्थानेश्वर के प्राचीन शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पुष्यभूति ने ही कराया। लेकिन याद रखना, इसी का पुनर्निर्माण यदि पूछ ले, पुनर्निर्माण किसने करवाया, यानी रिकंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन, सॉरी, रिकंस्ट्रक्शन या कहो रेनोवेशन किसने करवाया, यदि ये आपसे पूछे तो बच्चे याद रखना 1753-54 के आसपास मराठों को आलमगीर ने कुरुक्षेत्र जागीर में दे दिया था। और मराठे जब यहां पे आ गए तो मराठों में से सदाशिव राव भाऊ ने इस थानेश्वर के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था बच्चे। किसने? सदाशिव राव भाऊ ने स्थानेश्वर के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, है ना। ये कौन था? अगर ये ऑप्शन में ना हो तो याद रखना ये मराठा था, तो ये भी कह सकते हैं कि मराठों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। स्थानेश्वर के प्राचीन शिव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? मराठों ने करवाया। अब बेटे क्वेश्चन आपसे करता है कि पुष्यभूति वंश का सबसे प्रभावी राजा, बेटे ये इस दौर का ही सबसे प्रभावी राजा रहा है। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रभावी राजा कौन है? तब भी आप क्या आंसर करोगे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की क्या स्टोरी है आज की क्लास में सिर्फ इतना ही हम लोग जानेंगे। ये इतना प्रभावी क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब कुछ आज हमें पता लगेगा। ये सिर्फ इतनी सी कहानी सभी के लिए ओके है? बता दो। पुष्यभूति वंश का विस्तार होगा बाद में, हर्षवर्धन इसको कन्नौज तक लेके जाएगा। तो शुरू कहां से हुआ बेटे? ये शुरू स्थानेश्वर से या थानेसर से हुआ। थानेश्वर कह लो या इसी को थानेसर कह लो, और इसी को कुरुक्षेत्र से आप समझ लो, है ना। यहां से ये पुष्यभूति वंश शुरू होगा, बाद में इसका विस्तार पूरा लगभग मध्य भारत तक हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहां से पक्का आता है सर, बिल्कुल आता है, यही मैंने स्टार्टिंग में लिखा है। यहां तक ओके है तो मैं इस स्लाइड को एज इट इज सेव कर रहा हूं। यहां तक ओके है बच्चे? बताओ। हम जानेंगे अब हर्षवर्धन की कहानी। यहां तक ओके है? डन है सर, परफेक्ट है, ओके है। चलो देखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड कर रहा हूं। देखिए, हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? कोई बता सकता है? नो डाउट सर, डन है सर, परफेक्ट है, यस सर, ओके। चलो अच्छी बात है, प्रभाकर वर्धन। और उसके भाई का नाम क्या? चलो ये पूरा एक चार्ट बना रहे हैं। अब ये स्टोरी हमें समझनी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, तो इस पूरी स्टोरी को ध्यान से समझ लेना। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं बेटे। सबसे ऊपर कौन आ गया? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, ये सारी कहानी किसकी है? पुष्यभूति वंश की। और प्रभाकर वर्धन, इनके डबल बॉन्ड डबल कैप, रीजनिंग यहां थोड़ी सी लगा दें। इनकी पत्नी थी मिसेज यशोमती, है ना। ये दोनों पति पत्नी थे, हस्बैंड वाइफ थे। तो मेरा हैंड पंप है, मैं तेरी पाइप हूं, और हमारी 3 आउटपुट हैं। देखिएगा ध्यान से, ये 3 आउटपुट कौन कौन सी है? एक सबसे बड़े बेटे जिनका नाम था राज्यवर्धन, प्लीज ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यवर्धन। इनके छोटे भाई प्रभाकर वर्धन, इनके छोटे भाई प्रभाकर वर्धन। और इनकी बहन, इन दोनों भाइयों की बहन थी एक, जिसका नाम था राजश्री। जिसका नाम क्या था? राजश्री। अब राजश्री के पति भी थे, डबल बॉन्ड डबल कैप, शादी कर रखी थी।
ये कौन थे? ये थे बच्चे ग्रहवर्मा। राजश्री और ग्रहवर्मा हस्बैंड और वाइफ थे। सिर्फ इतनी स्टोरी समझ में आ रही है। हर्षवर्धन के, सॉरी यहाँ प्रभाकर वर्धन लिख दिया है, यहाँ हर्षवर्धन आना था, माफी चाहूं। हर्षवर्धन राज्यवर्धन के छोटे भाई और प्रभाकर वर्धन के बेटे थे। इनकी कहानी कैसे कहां से शुरू होती है ये सभी अब समझेंगे। हाँ वो बाई मिस्टेक लिख दिया था, पहले ही देख लिया बेटे, चलेगा। देखिए, प्रभाकर वर्धन एक बहुत ही कुशल राजा थे और थानेसर और आसपास के एरिया में अच्छी तरह अपना शासन चला रहे थे। लेकिन हर देखो, हर शासन में ऐसा लगभग होता रहता है कि कोई शासन चला रहा है ना, तो आसपास से छोटे मोटे अटैक होते रहते हैं, कुछ लोकल विद्रोह होते रहते हैं, है ना। तो वो राजा इतना कुशल होना चाहिए कि अपने आप में उन विद्रोह का सामना कर ले, उनको शांत करा ले, या फिर जो बाहरी अटैक हो रहे हैं उनका भी अच्छे से लोहा ले सके, तभी तो एक कुशल राज्य बनेगा। अब देखिएगा, प्रभाकर वर्धन जैसे जैसे इनके बेटे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन बड़े होते जा रहे हैं, हर पिता की एक इच्छा होती है कि समय रहते मेरे जीते जी मेरा राज्य, मेरा कारोबार, मेरा कारभार सारा संभाल ले मेरा पुत्र। ये यही इच्छा थी प्रभाकर वर्धन की। तो एक बार क्या होता है, हर बार की तरह स्थानेश्वर विद्रोह, यानी स्थानेश्वर में ही एक लोकल विद्रोह होता है। थानेश्वर में ही बेटे एक लोकल विद्रोह हो जाता है, कुछ जनता किसी मुद्दे को लेकर विद्रोह करती है। तो इस बार प्रभाकर वर्धन क्या सोचते हैं कि मैं यहां शांत कराने नहीं जाऊंगा या सेनापति और सेना को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, मैं किसको भेजूंगा? बच्चा बड़ा हो गया है, कुछ जिम्मेदारियां इसको सौंपी जाए, है ना। आप लोग भी जैसे जैसे बड़े हुए होंगे, कुछ काम आपके पिताजी आपके लिए बांट दिए होंगे कि बिजली का बिल तो भरेगा। आप लोगों को इतने बड़े कारोबार तो दिए नहीं होंगे कि भाई जाओ और विद्रोह को शांत करा, है ना। पर बिजली का बिल भरना, शाम को समय से टंकी भर देना मोटर चला के, ये दो चार काम आपके लिए सौंप दिए गए होंगे। इसी प्रकार पिताजी ने सोचा बच्चा बड़ा हो गया है तो अब इसको ही मैं भेजूंगा और देखता हूं कि ये कितना कुशल है। प्रभाकर वर्धन राज्यवर्धन को ही इस विद्रोह को शांत कराने के लिए बच्चे भेजते हैं। और जब प्रभाकर वर्धन ने राज्यवर्धन को ही भेजा है, राज्यवर्धन के मन में एक उमंग, एक खुशी थी कि देखिए पिताजी ने पहली बार कोई काम जिम्मे लगाया है। एक जोश था कि इस काम को मैं अच्छे से कंप्लीट करके आऊंगा। और वास्तव में जाता है राज्यवर्धन और स्थानेश्वर विद्रोह को बखूबी शांत करा लेता है, बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है उस लोकल विद्रोह को, और बड़ा खुश होता है। बड़ा खुश होता है, उसका कारण ये था कि पहली बार पिताजी ने कुछ काम जिम्मे लगाया था और मैं वापस जाऊंगा और पिताजी को बताऊंगा तो पिताजी की छाती चौड़ी हो जाएगी, है ना। ओके है, यहां तक ओके चल रहा है? चलो अच्छी बात है, ओके है। तो वापस पिताजी को बताऊंगा तो उनकी छाती चौड़ी हो जाएगी कि आपने जो काम मेरे जिम्मे लगाया था, देखो मैं भी बड़ा हो गया हूं, ब्याह लायक हो गया हूं, है ना। तो मतलब एक उमंग थी उसके मन में। लेकिन बच्चे होता क्या है, जैसे ही ये वापस जाता है स्थानेश्वर विद्रोह को शांत करा के, वैसे ही क्या पता है कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो चुकी है। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो चुकी है किसी बीमारी वश। मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो चुकी है, ये जैसे ही जाने के बाद राज्यवर्धन को पता लगता है, बहुत एक गहरे सदमे में आता है। अच्छा देखो, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई थी तो उस समय क्या, पुराने समय से हमारे समाज में एक प्रथा चली आ रही है, आप सभी को पता है, जिसको हम कहते हैं सती प्रथा। क्या कहते हैं बेटे? सती प्रथा, है ना। अब जब पति मर गया है, सती प्रथा क्या होती है? कौन से सन में हुआ? नितिन कह रहा है। बच्चे ये सन एग्जैक्ट कहीं भी डिफाइन नहीं मिलेगा, इवन तक कि हर्षवर्धन या ह्वेन सांग जो आएगा वो भी अलग अलग जगह अलग अलग मिलेंगे। पर जो माना जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। जो ये सारी कहानी मानी जाती है, ये करीब करीब 585 से 590 के बीच की बात है। 585 से, सॉरी माफी चाहूंगा बच्चे, ये 7वीं शताब्दी की बात है। 601 से
और 606 के बीच की बात, 601 से और 606 ईस्वी के बीच की बात है जो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होती है। अब देखो राज्यवर्धन वापस जाता है, मां भी सती हो गई थी, पिता की भी मृत्यु हो गई थी, नया नया बच्चा बड़ा हुआ था, कहां तो खुशखबरी देनी थी पिताजी को, पर वो खुशखबरी सुनने के लिए वो जिंदा ही नहीं रहे। तो ये बड़ी दुख की बात होती है राज्यवर्धन के लिए, कितना भारी कष्ट इन पे आ जाता है। अब देखो हर्षवर्धन छोटा भाई था और बहन राजश्री भी शोक में शामिल होने, अपने परिवार का साथ देने इनके पास आती है। मोस्ट लोग 604 बताते हैं, मैं वही तो कह रहा हूं, 601 से 606 अलग अलग बुक्स में अलग अलग डिफाइन करा गया है बच्चे। कभी मणिकांत सर के नोट्स उठा के देखना, या फिर जो मतलब गहराई वाली चीजें है ना वो चीजें उठा के देखना, तो वहां से आपको ये फैक्ट्स अंदर पता चलते चलेंगे। एचसीएस लेवल तक भी इतना जरूरत नहीं है, हरियाणा जीके में जितना इस बैच में करा रहा हूं मोर देन इनफ मिलेगा आपको एचसीएस के पेपर में भी। चलो देखो ध्यान दो, अब मां भी सती हो गई है, बड़े भाई को सब संभालना है, बहन भी आती है इस शोक में शामिल होने और ये भी। लेकिन होता क्या है, होता क्या है, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति होता है देवगुप्त, ध्यान से सुनना, क्या नाम है, देवगुप्त। और इसका एक दोस्त होता है जिसका नाम है शशांक। ये कहां पे है, ये साउथ की कहानी है, ये मालवा के राजा थे। देवगुप्त कहां के राजा थे, मालवा के राजा देवगुप्त थे। देखिएगा जब राजश्री अपने घर पे आई हुई होती है तो पीछे से ग्रहवर्मा को, ग्रहवर्मा की और शशांक और देवगुप्त की हमेशा खिंची रहती थी। पर यह व्यक्ति बड़ा तेज तरार समझदार था। शशांक इसके मतलब पुश करता है कि जा भाई उससे लोहा ले, और देवगुप्त इसको मार देता है। ग्रहवर्मा को कौन मारता है, देवगुप्त, मालवा का राजा। अब देखिएगा ये बात पता लगती है किसको, राज्यवर्धन को। अब राज्यवर्धन को ये बात पता लगी तो देखो उधर से पिता के मरते ही माता सती हो गई थी, तो उसे डर था कहीं जीजा के मरते ही बहन सती ना हो जाए, दो भाई भाई रह जाएंगे, अच्छा भला परिवार हंसी खुशी थी, कहां सब उजड़ जाएगा। तो ये तुरंत बात पता लगते ही राज्यवर्धन कहां जाता है, देवगुप्त के पास चला जाता है बदला लेने, और राज्यवर्धन देवगुप्त को मार देता है। और जब राज्यवर्धन देवगुप्त को मार देता है, लेकिन राज्यवर्धन को यह नहीं पता था ये सारी कहानी रची हुई किसकी है, शशांक की है। राज्यवर्धन को यह कतई नहीं पता था ये सारी कहानी किसकी रची हुई है बच्चे, शशांक की। तो देवगुप्त को मार के उसे लगता है कि मैंने अपने जीजा की मौत का बदला ले लिया है। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। अपने जीजा की मौत का बदला ले लिया है और वो खुश होता है। तो तुरंत ही इधर से जैसे ही शशांक को पता लगता है कि मेरे दोस्त की मृत्यु कर दी है, मार दिया है राज्यवर्धन ने, तो शशांक इसको इनवाइट करता है। अब भाई इसको इनवाइट क्यों करेगा, इनवाइट क्यों करेगा, निमंत्रण किसी चीज के लिए क्यों भेजेगा, क्योंकि उसे अपने दोस्त की मौत का बदला लेना था। लेकिन ये कैसा आदमी था, चालबाज आदमी था, है ना, बहुत तेज आदमी था। तो ये इनवाइट करता है किसको, राज्यवर्धन को। और क्या कहता है, कहता कि आपने हमारे यहाँ के बहुत एक तेजस्वी व्यक्ति को, वीर पुरुष को मार दिया है, मौत के घाट उतारे, आप तो उनसे भी तेजस्वी राजा हैं। मैं चाहूंगा कि आप मेरी बहन से विवाह करें और हमारा सौभाग्य होगा यदि ऐसे परिवार के साथ हमारा रिश्ता जुड़े। ये महज एक चाल थी बच्चे। लेकिन देखो राज्यवर्धन को ये पता था माता पिता नहीं रहे, जीजू नहीं रहे, है ना, राजश्री का भी कंफर्म नहीं है सती हो जाएगी या बच जाएगी, क्या पता मैं पहुंचू पहले ही सती हुए मिले। बचे हैं दो भाई, मेरा विवाह हो जाएगा ना, मेरा विवाह होते ही घर में फिर से खुशियां लौटाएंगे, हम एक से दो हो जाएंगे, दो से चार होंगे, तो धीरे धीरे सब वापस ट्रैक पे आ जाएगा। लेकिन अब राज्यवर्धन कहां जाएगा, शशांक के पास, किस लिए, इसकी बहन से विवाह करने। कहानी ध्यान से समझना भाई, विवाह करने जाता है। और भाई जब ये भोजन कर रहे होते हैं तो हथियार एक तरफ रखते हैं। उस समय शशांक धोखे से, शशांक क्या करेगा, धोखे से राज्यवर्धन को क्या कर देगा बेटे, मार देगा।
यानी राज्यवर्धन भी हर्षवर्धन के बड़े भाई भी नहीं रहे। क्या यहां तक कहानी समझ में आई है? हर्षवर्धन भी और राज्यवर्धन भी नहीं रहे हैं। और ये बात किसको पता चलेगी? ये सूचना मिली किसको? हर्षवर्धन को। क्या? सारी कहानी पता चली कि भाई जीजा की मौत का बदला लेने गया था और वहां पे उन्हें देवगुप्त को मार दिया, लेकिन शशांक ने भाई को मार दिया है। ये सारी बात पता लग गई है किसको? हर्षवर्धन को। एक व्यक्ति पे कितनी विकट परिस्थिति है, मेरी बात को समझना। पिता नहीं रहे, माता नहीं रही, जीजू नहीं रहे, भाई भी नहीं रहे। अब इसके सामने कितनी चुनौती है? दो चुनौती है। पहला, चलो इसको यहां तक एक बार नोट करो, उसके बाद इससे आगे चलते हैं। यहां तक नोट कर लिया है तो कंफर्मेशन दे दो। थोड़ी सी स्टोरी बाकी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी स्टोरी है। नमस्कार भाई, जो लेट जुड़ रहे हैं सभी को राम राम। कोई नहीं प्रवीण भाई, कोशिश करते हैं ये भी मांग पूरी हो। डन सर, कर लिया है सर नोट। नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। अब ये सूचना मिली हर्षवर्धन को। क्या सूचना मिली? देखो कौन कौन था कहानी में। कहानी में कौन कौन था? हर्षवर्धन है ना, इधर से राजश्री। राज्यवर्धन मारा जा चुका है। और किसने मारा है आप सभी को पता है? शशांक ने मारा है। शशांक ने मारा है। तो हर्षवर्धन तुरंत ही शशांक से बदला लेने निकल जाते हैं, बदला लेने निकल जाते हैं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन भाई इससे युद्ध होता है। और शशांक कैसा आदमी था आप सभी को बता चुका हूं। शशांक एक चालबाज टाइप का व्यक्ति था, एक दिमाग से काम लेने वाला व्यक्ति था। और सब्जेक्ट का लेवल कैसा रहता है और किस सब्जेक्ट में क्या डाउट है, ये सारी बातें शुरू में या बाद में बेटे, जब टॉपिक चल रहा हो ना। रिक्वेस्ट है दोबारा, मतलब बीच में इंटरप्शन नहीं। इससे रिलेटेड डाउट है तो जरूर पूछिए। चलो, तो ये बदला लेने जाता है। शशांक को ये पता था कि बदला लेने राज्यवर्धन आया था, उसने देवगुप्त को मार दिया था, तो बदला लेने ही आया है, हो सकता है ये मुझे भी मार दे। तो इसने एग्जिट पॉइंट, भागने का रास्ता पहले ही देख रखा था। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। युद्ध में विजय किसकी होती है? हर्षवर्धन की। लेकिन शशांक वहां से भाग जाता है, मरता नहीं है। बस याद रखना, ये हार गया पर ये मरा नहीं, ये वहां से भाग गया। ये बात कब की है? 634-35 ईस्वी की बात है। माफी चाहूंगा, ये तुरंत उसके बाद की बात है। 634-35 में तो पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध होगा। चलो ध्यान देना। तो ये शशांक जो है वहां से एग्जिट ले गया, भाग गया और अपनी जान बचा ली। और हर्षवर्धन के सामने कितनी चुनौतियां थी बेटे? दो चुनौतियां थी। दो चुनौतियां थी हर्षवर्धन के सामने। पहला, पहला अपने भाई की मौत का बदला। पहला क्या था? अपने भाई की मौत का बदला। और दूसरी चुनौती थी अपनी बहन को सती होने से रोकना। क्यों? क्योंकि अभी तक तो राजश्री को वो कहानी पता ही नहीं थी, है ना। राजश्री को कुछ भी नहीं पता था, उसको ये भी नहीं पता था कि मेरा रोहित भाई, बिल्कुल 606 जब ये राजा बनेगा। वही सारी कहानी अभी डिस्क्राइब करूंगा, पार्ट में चल रहा हूं, आपको देखना। आप सारा कंप्लीट होने के बाद कुछ भी डाउट बचे तो मुझे बताना। दूसरी, अपनी बहन को सती होने से रोकना। देखिएगा, करीब एक महीने से राज्यवर्धन गायब था, है ना। अब ये भी चला गया था। देखो, जब राज्यवर्धन गायब था और हर्षवर्धन घर पे था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब दोनों भाई गायब हो गए ना, अब राजश्री को थोड़ा डाउट होने लगा, है ना। वैसे तो राजा अपने कामकाज से 10-10, 12-12 दिन के लिए चले जाते हैं। जब दोनों ही चले गए तब राजश्री ने अब इसके दरबारियों से पूछना शुरू करा। दरबारियों से पूछना शुरू करा तो दरबारी जो थे उन्होंने बताया राजश्री को कि ऐसे ऐसे कहानी हुई है और आपके भाई को शशांक ने धोखे से मार दिया है।
आपके पति को देवगुप्त ने मार दिया था, उसका बदला लेने राज्यवर्धन गया था, और राज्यवर्धन को शशांक ने धोखे से मार दिया है, और हर्षवर्धन उनसे युद्ध करने गए हैं, और हो सकता है क्या जरूर ही उनसे बदला लेके आएंगे। अब राजश्री को जैसे ये बात पता चलती है, तो देखो जैसे मां ने सती धर्म निभाया, तो इसके दिमाग में भी तुरंत क्या आता है कि मुझे भी सती धर्म निभाना है। राजश्री कहां चली जाती है? राजश्री जंगल की तरफ चल देती है कि मुझे भी सती होना है। उधर से हर्षवर्धन हर्षवर्धन देखो, हर्षवर्धन का जो जन्म है वो महज 500, देखो 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म होता है। और ये सारी जो बातें हैं ना, 606 ईस्वी की बातें ये चल रही। आते ही ये राजा बनेगा, राजा की गद्दी संभालेगा, तो ये महज 16 साल की उम्र में था। मेरी बात को समझना। और जैसे ये वापस आता है, लोगों से पूछता है कि कहाँ है राजश्री, तो सभी बताते हैं वो तो जंगल में सती होने चले गए। तो ये पीछे पीछे फटाफट चला जाता है और बहन को सती होने से रोक लेता है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग कि देखो पिता नहीं रहे, माता नहीं रही, जीजू नहीं रहे, भाई नहीं रहा, और तुम भी चली जाओगी तो मैं अकेला क्या करूंगा, है ना। नहीं, 606 है बच्चे, ये 606 ईस्वी की बात है करनी ये सारी। 5 जिसने बताया है गलत है। तो तुम भी चली जाओगी तो मैं अकेला क्या करूंगा, वो कसम वसम दे के इसे रोक लेता है। और राजश्री भी सती नहीं होती है। और देखिए, हर्षवर्धन ने छोटी सी उम्र में अपने भाई की मौत का बदला ले लिया, महज 16 साल की उम्र में अपना कारोबार संभाल लिया, यानी राजा बन गया। राजा कब बना? 606 ईस्वी में। अपनी बहन को सती होने से रोक लिया। और जिस कुशलता से इनके पिता जिस कुशलता से इनके पिता कारोबार संभाल रहे थे, उससे इसे इन्होंने जो फेरबदल करे अपने राज्य में, वो बहुत ही अच्छे थे। जनता पर काफी प्रभाव पड़ा इस चीज का कि हर्षवर्धन जो है अपने पिता प्रभाकर वर्धन से भी ज्यादा कुशलता से राज्य को संभाल रहे हैं, महज कितने साल की उम्र में? 16 साल की उम्र में। इसलिए ये इतने प्रभावी राजा माने जाते हैं। इसीलिए ये इतने प्रभावी राजा माने जाते हैं। धीरे धीरे स्पीड भी पकड़ेगा, सिलेबस धीरे धीरे, डाटा भी अच्छा बेहतरीन ज्यादा कराया जाएगा, आप निश्चिंत रहो। बैच के एंड में वो देसी तरीके से बोलोगे, बस स्वाद आ गया गुरुजी, है ना, पूरे हो गए। चलो, तो हर्षवर्धन की अब मैं बात करूंगा। सिर्फ मुद्दा ये है कि ये सारी स्टोरी, किसने किसको मारा, कौन कैसे मरा, ये सारी स्पीड ठीक है। नहीं, पढ़ाने की स्पीड तो ठीक है, धीरे धीरे डाटा का लेवल स्पीड पकड़ता जाएगा। मैं वो चीज बोल रहा था बच्चे, पढ़ाने की यही स्पीड रहेगी, ठीक है। नहीं, फास्ट नहीं पढ़ाऊंगा। चलो, तो बस ये स्टोरी यदि समझ में आ गई, तो अब सिर्फ और सिर्फ हर्षवर्धन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे लिखने वाला हूं। क्या यहां तक ओके है? कंफर्मेशन दे दूं? हर्षवर्धन के बारे में सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लिखेंगे, यहां तक ओके है? धन्यवाद भाई युद्धवीर। प्रैक्टिस बैच जल्दी ही आएगा, चिंता ना करो। प्रैक्टिस बैच में तो मतलब जो महसूस करा है, कभी किसी ऐप पे प्रैक्टिस बैच नहीं आया है हरियाणा का, है ना। 2000 प्लस एमसीक्यू आपको कराए जाएंगे, और करीब करीब 100 घंटे के आसपास वो बैच भी चला जाएगा, और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो, ओके है। ओके है तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। अब मैं मुद्दा है सिर्फ हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन का, इनके बारे में सारे महत्वपूर्ण तथ्य इस स्लाइड में लिख दिए जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। आपसे ये पूछ सकता है कि इनका वंश कौन सा था, हर्षवर्धन किस वंश के राजा थे? तो क्या बोलोगे? पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश के राजा थे हर्षवर्धन। या पुष्यभूति नहीं भी दिया हो तो इसी वंश को क्या कहते हैं? वर्धन वंश भी कहा जाता है। इन्हीं लोगों की वजह से, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन की वजह से इसी वंश का नाम वर्धन वंश भी पड़ा है बच्चे, तो इसे वर्धन वंश भी कहा जाता है। जन्म यदि पूछे कब हुआ, जन्म यदि पूछे कब हुआ हर्षवर्धन का, तो जन्म हुआ बेटे 606 ईस्वी में, सॉरी 590 ईस्वी में। 590 ईस्वी में इनका जन्म होता है।
और यदि पूछा जाए कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो मृत्यु कब हुई बेटे? 647 ईस्वी में, है ना। इनकी मृत्यु कब हुई? 647 ईस्वी में। अब देखो ये राजा कब बने, मैं कह रहा हूं राजा कब बने हैं, तो 606 ईस्वी से ईस्वी में ये राजा बने हैं। तो शासन कब से कब तक रहा है? 606 से 647 तक, 606 से 647 तक। मुद्दा आता है बच्चे राजधानी का। तो देखो इनकी पैतृक राजधानी कौन सी है? इनकी पैतृक राजधानी कौन सी है बेटे? स्थानेश्वर है, स्थानेश्वर है। लेकिन अब आपको पता लगेगा कि इनकी सोच क्या थी। इन्होंने, हर्षवर्धन ने एक नया शहर बसाया। देखो उस समय के सभी प्रभावी राजा जो थे ना, वो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना के रखते थे। उस समय के नई राजधानी इन्होंने कन्नौज को बनाया। उस समय के सभी प्रभावी राजा जो हैं किसको? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना के रखते थे। लेकिन करीब करीब 617 618 ईस्वी के आसपास इन्होंने कन्नौज को बसाया, कन्नौज को बसाया है इन्होंने। और उसके बाद अलग अलग राजाओं ने कन्नौज को विकसित करा है, लेकिन कन्नौज को किसने बसाया है? हर्षवर्धन ने बसाया है 617-18 ईस्वी के आसपास। अब देखो इनके एक दरबारी कवि थे, इनके एक दरबारी कवि थे, दरबारी कवि थे जिसका नाम क्या था? देखिएगा ध्यान से। इनके दरबारी कवि थे जिनका नाम क्या था? बाणभट्ट, बाणभट्ट। और इन्होंने, बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के जीवन काल पे एक पुस्तक लिखी, यानी किताब लिखी, जिसका नाम क्या है? हर्षवर्धन के जीवन काल पे है, तो हर्षचरित उसका नाम है, हर्षचरित। हर्षचरित उस किताब का नाम है। देखिएगा ध्यान से, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी हर्षवर्धन की रचना नहीं है। मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना कि इनमें से कौन सी हर्षवर्धन की रचना नहीं है, हर्षवर्धन की रचना नहीं है। ऑप्शन क्या दिए थे देखो, रत्नावली, रत्नावली नाम से फेस्ट होता है आज के दिन भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। उसके बाद सेकंड ऑप्शन था नागानंद। तीसरा ऑप्शन था बच्चे प्रियदर्शिका। और चौथा ऑप्शन था हर्षचरित। अब बच्चे को क्या लगता है, क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इनमें से कौन सी रचना, इनमें से कौन सी रचना जो है हर्षवर्धन की नहीं है, हर्षवर्धन की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? बच्चे को लगता है हर्षवर्धन की रचना हर्षचरित तो होगी ही, जबकि यही सही उत्तर है, ये हर्षवर्धन की रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? हर्षचरित किसकी रचना है बेटे? बाणभट्ट की रचना है। और ये बाकी तीनों याद रखना बेटे, ये बाकी तीनों जो है, ये बाकी तीनों जो है, ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। इसको नोट कर लेना, ये बाकी तीनों हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना। इतना स्लो स्लो क्यों पढ़ा रहे हो? इतना स्लो स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूं कि एक एक बच्चे का देखो, जिनको स्लो लग रहा है वो तो कॉपरेट कर लो, और जिनको फास्ट लग रहा है, रॉन्ग हुआ था मेरा ये क्वेश्चन, तभी मैं कह रहा हूं ये हर्षचरित ही इसका आंसर था। चलो, जिनको फास्ट लग रहा है बेटे उनके लिए स्लो हो जाए थोड़ा, एक एक चीज अच्छे से समझ में आए। ऐसा नहीं है, देखो बच्चे, मतलब एक एवरेज स्पीड वाला भी बच्चा होता है बैच में, एक फास्ट वाला भी होता है, तेज कैच करता है, वो स्लो में बोरिंग हो जाता है। पर ये देखो, ये जो है ना, इससे इसको भी समझ में आ जाएगा आसानी से, इसको भी। तो एक शब्द होता है बेटे पेशेंस, इसके बिना तो आप सिलेक्शन भी नहीं ले सकते, ये बात ध्यान रखना। पेशेंस रखो जिनकी स्पीड थोड़ी तेज है। डाउट भी लूंगा शिक्षा, और एंड में रिवाइज भी कराऊंगा लास्ट की 5 मिनट में। डेली का यही रूटीन रहेगा आपसे, देखिएगा।
ठीक है स्पीड, मोस्टली बच्चों का कमेंट आ गया है। अब इसके समय में हर्षवर्धन के काल में एक व्यक्ति, एक यात्री आया था। ये बार बार पूछा जाता है कि कौन सा यात्री हर्षवर्धन के काल में आया। उसका नाम था बेटे वेनसांग। वेनसांग। वेनसांग हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं, देखो XUAN, वेन जैंग, वेन जैंग। वेनसांग जो है, इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं बेटे। क्या कहते हैं इसको? यात्रियों का राजकुमार। चलो वे इसके काल में कौन आया था? वेनसांग आया था। अब हर्षवर्धन की हार के बारे में मैं जिक्र करूंगा। देखो, हर्षचरित में ये कतई नहीं लिखा गया, हर्षचरित में ये कतई नहीं लिखा गया कि ये कभी हारा भी है अपने जीवन में, लेकिन लाओस देश से मिले अभिलेखों से पता लगता है कि 634-35 में, 634-35 में कहां पे? नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। ये पूछा जाएगा ये युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ। किसका? वर्सेस किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। किससे बच्चे? पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड से इसका युद्ध हुआ। और बच्चे यहां पे मैं टिक लगाऊंगा, पुलकेशिन द्वितीय पे ये जीत गया और यहां पे हर्षवर्धन की हार हुई। और ये सारी बातें, इसका तथ्य क्या है, पता क्या लगता है? ये लाओस देश है भारत के करीब, वहां से कुछ अभिलेख मिले। लाओस देश से मिले अभिलेखों से पता लगा, लाओस देश से मिले अभिलेख से पता लगा कि ये 634-35 में पुलकेशिन द्वितीय से हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी के किनारे युद्ध करा था, परंतु ये हार गया था। उसका कारण ये रहा है कि ये अपनी पूरी ताकत के साथ नहीं गया था। इसे ये लगता था कि मैं थोड़ी सेना के साथ ही जाऊंगा, एक ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना। राम राम भाई, सभी को राम राम, है ना। बिल्कुल योगेंद्र, रिप्लाई करता हूं बेटे। आज 2-1 दिन और दो, आज क्लास लेना थोड़ा, मतलब पोस्ट कोविड इफेक्ट इतने सारे आ रहे हैं। धन्यवाद भाई नीतीश। मुंह में इतने छाले हो गए थे तो सारा दिन से नहीं बोला था, इसलिए कि क्लास में 1 घंटा लगातार बोलना है। जैसे तैसे चलेगी कहानी, पर आप लोग साथ दीजिएगा, आपको कंटेंट बेहतरीन दूंगा। तो बेटे यहां इसकी हार का पता चलता है। यहां तक यदि नोट कर लिया है तो कंफर्मेशन दो। इनकी ये सोच थी हर्षवर्धन की कि मैं एक ऐसा शहर बसाऊं कि मैं, दुनिया जो बसाती आ रही है, राजधानी बनाती आ रही है, मैं उसको राजधानी क्यों बनाऊं? मैं अपना एक अलग ऐसी जगह बनाता हूं और उसको इतना खूबसूरत, इतना विकसित कर देता हूं कि दुनिया ही उसी जगह को अपनी राजधानी बनाती जाए, इतिहास में मेरा नाम अमर रहे। इसलिए उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। यहां तक नोट कर लिया है रितिका? विद इन 2 और 2.5 मंथ्स आपका सिलेबस बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। डन है सर, यहां तक ओके है, नोट कर लिया है ना? साथ के साथ नोट हो जाता है, स्पीड ठीक है सर। चलो अच्छी बात। अब मैं जिक्र करूंगा सिर्फ वेन सांग की। वेन सांग से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, मतलब अभी तक सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आया था कि हर्षवर्धन के काल में कौन सा यात्री भारत में आया, तो वेन सांग उसका आंसर आ जाता है। या चीनी यात्री कौन था, तो वेन सांग उसका आंसर आ जाता है। लेकिन इससे आगे भी इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, एचएसएससी की गहराई का नहीं पता, क्योंकि हरियाणा की इतिहास की पुस्तकों में जो डेप्थ में दी गई है, इसके बारे में काफी कुछ दिया गया है। देखो, इसका जीवन काल जो है ना, 602 से 664 ईस्वी तक था। 602 में इसका जन्म होता है, चीन में ही। इसने भारत और अपने होम टाउन या अपने होम कंट्री से के लिए क्या करा है, इन्होंने
इंडियन, इसका जो मेन कार्य रहा है, इनको इतना क्यों जाना जाता है? इंडियन बुद्धिज्म, देखो ये बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। इंडियन बुद्धिज्म एंड चाइनीज बुद्धिज्म को रिलेट करा है। इंडियन बुद्धिज्म एंड चाइनीज बुद्धिज्म को इन्होंने क्या करा है? रिलेट करा है। इन्होंने जोड़ने की कोशिश करी है, भारत चीनी भाई भाई। लेकिन भाई वहां जो बौद्ध धर्म है, यहां जो बौद्ध धर्म है, वो एक ही धर्म को मानते हैं, तो भाईचारा है आपस में, ऐसा इन्होंने अपनी पुस्तकों में। बेटे रिक्वेस्ट करी थी अभी थोड़ी देर पहले भी कि जो पढ़ा रहा हूं ना उससे रिलेटेड, दिल्ली में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, उसको छोड़ो फिलहाल, है ना। बिल्कुल काजल, बिल्कुल सेम, कहीं कहीं मेंशन करा गया है उसको। चलो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वेन सांग जो है बच्चे, आपको बताता हूं इन्होंने मेन काम क्या करा है। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल की बात करूं तो 1330 बुक्स का चाइनीज में ट्रांसलेशन करा है। मतलब 1330 किताबों को अलग अलग जगह से, अलग अलग देशों से चाइनीज में ट्रांसलेट करा है। आपको बता दूं कि ये 629 ईस्वी में भारत कब आए ह्वेनसांग? भारत कब आए? 629 ईस्वी में। एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले कहां पे आते हैं? ये कन्नौज में आते हैं, हर्षवर्धन के पास ही। इनके पास एक बहुत जबरदस्त कला थी कि इंटरेक्शन की जो कला है ना, बहुत खुश रहते थे और बहुत जल्दी अगले को खुश कर देते थे, है ना। इन्हें यात्रियों का राजकुमार इसलिए कहा जाता है, और बहुत जल्दी घुल मिल जाते थे। तो हर्षवर्धन हर्षवर्धन ने पूछा, राजा हर्ष ने इनसे पूछा कि आप भारत क्यों आए हो? तो इन्होंने अपना क्या कारण दिया कि मुझे एक सपना आया था। मैं एक दिन उठा तो मुझे सपना आया, 629 ईस्वी की ये बात है ये, कि मुझे भारत भ्रमण करना चाहिए, भारत भ्रमण करना चाहिए। तो सपना आया तो मैं भारत की तरफ निकल पड़ा और इसलिए यहां पे आया। आपसे यदि पूछे आपसे यदि पूछे कि वेन सांग जो है, वेन सांग जो है वो हरियाणा में कब आए? उन्होंने हरियाणा नंबर की, एचआर नंबर की, या कह लो हरियाणा रोडवेज कब पकड़ी, है ना। तो वेन सांग हरियाणा में कब आए बेटे? 634 ईस्वी आप मार्क करोगे। आए ये शुरू में कन्नौज ही रहे, उसके बाद इन्होंने बताया कि मेरी एक दूसरी राजधानी भी, आप भ्रमण करने आए हो तो वहां भी भ्रमण करो। तो फिर 634 ईस्वी में ये जो है यहाँ पे आए थे। और आपको बता दो 645 तक ये टोटल भारत में रहे हैं। 645 में ये वापस चीन चले गए थे। लेकिन 1330 तो ये टोटल पुस्तकों का अनुवाद करा है। जाते हुए भारत से क्या ले गए थे? 257 पुस्तकें ले गए थे। और कहते हैं कि बचा हुआ जीवन इनका बुक्स को ट्रांसलेट करने में निकल गया, और 664 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। यदि ये पूछे कि किस धर्म का प्रचार करा, तो याद रखना इन्होंने भारत में भी बौद्ध धर्म का प्रचार करा। भारत में भी बौद्ध धर्म का क्या करा बटे? बौद्ध धर्म का इन्होंने भारत में भी प्रचार करा। कब आए थे? 629 में भारत आए थे। हरियाणा में कब आए थे? 634 ईस्वी में आए थे, है ना। चलिए और क्या बता सकते हैं इनके बारे में, सफिशिएंट है? चलिएगा, ये आपसे पूछ सकता है कि हर्षवर्धन के काल में थानेश्वर पर थानेश्वर पर किस जाति ने
लगातार आक्रमण करा या सबसे ज्यादा बार आक्रमण करा? बताओ फटाफट, यदि किसी को पता है। पुराने बैच वाले हैं उनको तो सब पता है। बुक का नेम बता देता हूं बच्चे, याद रखना। एक लास्ट स्लाइड में एक चीज रह गई। वेन सांग ने अपने जीवन काल में पुस्तक लिखी है सीयू की। सीयू की वेन सांग की पुस्तक का नाम तो बता देते, ये कमेंट आया था। इन्होंने अपने जीवन काल में जो बुक लिखी है वो है सीयू की। वेन सांग की पुस्तक का नाम है बच्चे सीयू की। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ओके है। सीयू की इनकी पुस्तक का नाम है ना। तो याद रखना बेटे, हूण जाति के लोगों ने हर्षवर्धन के काल में स्थानेश्वर पर सबसे ज्यादा बार आक्रमण करा है या सबसे लगातार आक्रमण करा है। सवाल एक और पूछा गया है, हर्षवर्धन के बाद या पुष्यभूति वंश के बाद उत्तर भारत कहता है, ये पूरा उत्तर भारत कहता है। और उस समय उत्तर भारत कौन था? स्थानेश्वर ही अपने आप में उत्तर भारत होता था। उत्तर भारत पर धीरे धीरे ये हांसी और हिसार तरफ का कहानी बढ़ती जाएगी। पहले स्थानेश्वर ही मुख्य उत्तर भारत होता था। किस वंश ने शासन करा? हर्षवर्धन के बाद उत्तर भारत पर या स्थानेश्वर पर भी कह सकता है। किस वंश ने शासन करा? फटाफट से मुझे बता दो। याद रखना, गुर्जर प्रतिहार वंश। क्या बोलोगे? गुर्जर प्रतिहार वंश। हर्षवर्धन के बाद कौन सा वंश आया था? गुर्जर प्रतिहार वंश आया था। ये मुख्य बातें आज जो मैंने बताई है, समय हो गया है सर, समय हो गया। कोई बात नहीं, हो गया तो एक बार रिवीजन जरूर करेंगे। इन दो क्वेश्चंस को जरूर नोट कर लेना और मुझे बताइए यहां तक ओके है या नहीं है। मंगोलों ने कहां से आक्रमण कर लिया? मैं जाति पूछ रहा हूं। चलो ध्यान दो, ओके है यहां तक? नोट कर लिया है? ओके है गुरुजी, परफेक्ट है, एकदम बेस्ट है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्टिंग से शुरू करा जाए एक बार। हरियाणा में संगीत कब आया? दूसरी शताब्दी में आया। कहां से कैसे क्या पता लगा? हरियाणा के यमुनानगर के सुग गांव, ये गांव है बेटे, विलेज। यहाँ क्या मिलता है? बैलगाड़ी मिलती है और कुछ वाद्य यंत्रों के अवशेष। लेकिन दो सवाल यहाँ पे रह जाते हैं कि हरियाणा के हर घर में संगीत कब आया। एक तो ये नहीं पता लगा, यहां से कंफर्मेशन नहीं होता, तो ये 9वीं शताब्दी में आएगा। और 9वीं शताब्दी में ये भी पता लग जाएगा कि किस प्रकार का ये संगीत था। ये 9वीं शताब्दी में आएगा, चलेगा। सेकंड हमने शुरू क्या कर दिया था? 6ठी शताब्दी में कौन सा वंश? पुष्यभूति वंश आता है। यही वर्धन वंश भी कहलाता है, हर्षवर्धन की वजह से। सबसे प्रभावी राजा कौन थे पुष्यभूति वंश के? हर्षवर्धन थे, है ना। पुष्यभूति ने पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने करी? पुष्यभूति ने। स्थानेश्वर के प्राचीन शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पुष्यभूति ने। और इसी मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया है? यदि ये पूछ ले तो बोलोगे बेटे सदाशिव राव भाऊ। 1754 के आसपास की बात है। मराठों को मुगल बादशाह आलमगीर ने उत्तर भारत तो नहीं कह सकता मैं, थानेसर जो है जागीर में या भेंट में दे दिया था। और उसके बाद आने के बाद सदाशिव राव भाऊ ने उसका पुनर्निर्माण कराया। बच्चे ये यदि आपको ऑप्शन में ना मिले तो याद रखना मराठों ने करवाया। चलेगा, मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ग्रेट ग्रूट कुछ नहीं है, बस ध्यान से कंटेंट पढ़ लो और एग्जाम निकालो। देखिएगा, प्रभाकर वर्धन यशोमती माँ, दोनों हस्बैंड वाइफ थे। 3 इनकी संतान थी। राज्यवर्धन बड़ा बेटा, हर्षवर्धन और राजश्री। राजश्री के पति थे ग्रहवर्मा। एक बार लोकल विद्रोह होता है, प्रभाकर वर्धन राज्यवर्धन को यहां पे भेजते हैं इसको शांत कराने। और जैसे ये वापस आता है तो पता लगता है पिताजी की तो मृत्यु हो गई है और पिताजी के वजह से माता सती हो गई है, दोनों ही नहीं रहे हैं। सती प्रथा किसने बंद कराई थी बेटे? 1829 में राजा राम मोहन राय ने, विलियम बेंटिक की मदद से, है ना। चलो, अब ये हर्षवर्धन पर बड़ा दुख
की कहानी होती है। राजश्री भी यहाँ शोक में शामिल होने आती है। पीछे से ग्रहवर्मा को मार देता है देवगुप्त। अब राज्यवर्धन को पता लगता है, राज्यवर्धन देवगुप्त को मार देता है। शशांक राज्यवर्धन को इनवाइट करता है अपनी बहन से विवाह करने के लिए और धोखे से राज्यवर्धन को मार देता है। ये सारी सूचना मिलती है किसको? हर्षवर्धन को। और जैसे ही ये सारी सूचना मिलती है तो दो ही चुनौतियां थी इसके पास। पहला शशांक से बदला लेना, दूसरा अपनी बहन को सती होने से रोकना। तो ये जाता है, शशांक को भी हरा देता है और अपनी बहन को सती होने से भी रोक लेता है। इसलिए एक महान, महज 16 साल की उम्र में ये सब कार्य कर पाना और निपुणता से कारोबार को संभाल लेना, शासन को संभाल लेना, इसलिए रीजनिंग में 24 नंबर आए हैं। आप ग्रेट हो दिल्ली पुलिस में। धन्यवाद भाई गौरव, आपकी अपनी मेहनत थी, मेरा कुछ नहीं था। मैंने सभी को बराबर कंटेंट पढ़ाया था और जिसके 25 में से 25 या 24 आए हैं वो भी बच्चा वही पढ़ाया था। और जिन्होंने 25 में से 15 लिए होंगे, वैसे ऐसा कोई मैसेज तो आया नहीं जितने मैसेज आए हैं, क्योंकि कम नंबर वाले ये थोड़ी बताएंगे कि मेरे कम नंबर आए हैं। चलो, हर्षवर्धन की 3 रचनाएं बेटे कौन कौन सी? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। याद रखना, हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। हर्षवर्धन पुष्यभूति या वर्धन वंश के राजा थे। 590 में जन्म, 606 में राजा, 647 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। दरबारी कवि बाणभट्ट थे जिन्होंने हर्षवर्धन के जीवन काल पे किताब लिखी जिसका नाम है हर्षचरित। इनके काल में एक यात्री भी आया, चीनी यात्री आया, चाइनीज यात्री था, जिनका नाम था वेनसांग वेनजैंग। और बेटे लाओस देश से मिले अभिलेखों से हमें यह जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय से ये नर्मदा नदी के किनारे 634-35 ईस्वी में युद्ध हार गए थे, है ना। इसके बाद वेनसांग के बारे में इन्होंने इंडियन एंड चाइनीज बुद्धिज्म को रिलेट करने की कोशिश करी हरियाणा में, और भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार करा। भारत में 629 में आए थे। हर्षवर्धन को रीजन दिया कि मुझे सपना आया है, इसलिए मैं भारत भ्रमण करने आया हूं, कि मुझे जाना चाहिए। इन्होंने हरियाणा रोडवेज पकड़ी 634 ईस्वी में और हरियाणा में भी आए। भारत से 645 ईस्वी में गए और अपने साथ 257 पुस्तकें यहां से ले गए थे। कुल अपने जीवन काल में 1330 पुस्तकों का इन्होंने ट्रांसलेशन करा है चाइनीज भाषा में। इनका जन्म 602 ईस्वी में हुआ था लियोयांग नामक जगह पे। लियोयांग नामक जगह पे इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 602 ईस्वी में, लियोयांग नामक जगह पे, है ना। 664 में इनकी मृत्यु होती है। और यदि पूछा जाए हर्षवर्धन के काल में स्थानेश्वर पर किस जाति ने लगातार आक्रमण करा, तो बच्चे याद रखना, हुण जाति ने। और इसके बाद कौन सा वंश उभर के आता है? तो गुर्जर प्रतिहार वंश इसके बाद उभर के आता है। आज हमने क्या करा है? कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 ही बातें, कि संगीत की शुरुआत कहां से हरियाणा में, और दूसरा हर्षवर्धन को क्यों इतना महान माना जाता है। कल की क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही बेहतरीन डाटा फिर से हम करेंगे। आज की क्लास में अपना समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत बारंबार धन्यवाद। किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आप सभी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। एसआई का फॉर्म रीओपन हो सकता है क्या गुरुजी? नो रिप्लाई। राणा जी कुछ नहीं पता। गुरु बिना ज्ञान नहीं। अच्छा, बेटे पहली जनगणना हरियाणा की होती है 71 में, दूसरी होती है 81 में, तीसरी 91 में, चौथी 2001 में और पांचवी 2011 में। बेटे 2011 में 5th जनगणना थी। क्या नाम है बच्चे आपका? शिक्षा। ये 2011 में 5th जनगणना थी। 2021 में अभी जो कहानी चल रही है वो 6th जनगणना है, 6th सेंसस। और बोलो, ध्यान से देखना, मैंने 5th जनगणना बोली है बच्चे, 7th नहीं बोला। वो कहीं प्रैक्टिस टेस्ट में देखा होगा शिक्षा आपने।
कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेट में देखा होगा किसी इंस्टीट्यूट वगैरह के, नहीं तो आप खुद समझदार हो, 66 में हरियाणा बना है, तो कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 और 5, फिफ्थ जनगणना थी। चलो बच्चे, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, और मिलते हैं कल फिर से 4 बजे। थैंक यू।